Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss the chapter Application of Behavior Principles in Health and Disease. That is the part of Behavior Sciences lecture series. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what is health. अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रो से देखें हेल्थ की डेफिनेशन, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट। इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी पेशेंट को डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, वो फिजियोलॉजिकली फिट है, तो हम उसको कहते थे कि वो हेल्दी है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब WHO ने जो डेफिनेशन दी उसके हिसाब से आपका फिज़िकली के साथ 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 मेंटली फिट होना और सोशली फिट होना भी होगा तो आप हेल्दी होंगे। क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे डिजीज़ आपकी मेंटल एसोसिएटेड हैं, आपके सोशली एसोसिएटेड हैं। तो सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंस होना हेल्दी नहीं है, आपका तीनों डोमेन्स में हेल्दी होना हेल्दी होता है। अगर आप तीनों डोमेन्स में हेल्दी होंगे तो आप हेल्दी होंगे, क्योंकि आपके बिहेवियर आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अगर आप सिंगल रह रहे हैं, सोशली हेल्दी नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है आपका, तो उसकी बेसिस पे फिजियोलॉजिकली अनहेल्दी हो जाएंगे। और इसी तरह बहुत सारे डिजीज़ हैं जो आपके मेंटल, आपके ब्रेन से एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप सब डोमेन्स में सही रहते हैं तो आप हेल्दी हैं। हेल्दी होने के लिए कुछ डोमेन्स हैं जो हम कह सकते हैं, इसको साइकोसोशल फैक्टर्स कह सकते हैं हेल्थ के। अगर उसमें आप फिट हैं तो आप फिट हैं। सबसे पहले हम देखें तो इसमें डायनामिज्म है, यानी कि आपको एक्टिव होना है। हर कोई भी काम करते हुए आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, उसमें आप थकें ना और आप इजीली मूव कर सकें। ऑप्टिमाइजेशन, आप हर चीज़ को अच्छे से कर सकें, आपको मुश्किल ना हो। पर्सनल कंटेंटमेंट, आप पर्सनली सेटिस्फाइड हो, अंदर से आपको कोई गिल्ट ना हो, आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको सेटिस्फाइड करते हों। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको उसको फिल कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल एफिकेसी, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। और आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हों कि आपके जो भी खर्चे हैं या जो भी आपकी लाइफ के भी जिन भी आपने लाइफ को मेंटेन किया हुआ है, आप उसको अच्छे से पूरा कर सकें, आपको कोई दर्द ना हो। आपका इन सब चीज़ों में बैलेंस होना आपका हेल्दी होना होता है। अब आपका कोई भी साइकोसोशल फैक्टर डिस्टर्ब होता है इनमें से, तो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। और जब आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा तो आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। तो आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्टेट से डेविएशन जो होती है उसको डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है कोई फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। तो जो साइन एंड सिम्टम्स हैं बताते हैं कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है और वो बताते हैं ये डिजीज़ कौन सी है। जब तक किसी भी इंसान में साइन एंड सिम्टम्स ना हो तो उसको डिजीज़ नहीं कह सकते। देन हम साइकोसोशल फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। जब भी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसमें फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें साइकोलॉजिकली और सोशली फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो सिर्फ फिजियोथेरेपी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं कर रहे होते, हम साथ साथ साइकोसोशली भी डील कर रहे होते हैं। तो साइकोसोशली फैक्टर्स को डील करना बहुत अहम है फिजियोथेरेपी में। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट देख रहे होते हैं। और वो पेशेंट देखते हैं जो घर पे रहते हैं या बेड बाउंड पेशेंट होते हैं। कॉमनली सीन पेशेंट्स बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट एज चिल्ड्रन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जो होते हैं, या अडल्ट हो सकते हैं जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, या डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं, डिजीज़ हैं, या वो सारे इश्यूज़ हैं जिसकी बेसिस पे पेशेंट तो बीमार हो ही रहा है, मूवमेंट डिस्टर्ब हो ही रही है, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकली हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। व्हाट इज साइकोसोमैटिक फिजियोथेरेपी? साइकोसोमैटिक फिजियोथेरेपी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पेशेंट की सिर्फ फिजिकली कंप्लेंट्स को डील नहीं कर रहे होते, हम साइकोसोशल फैक्टर्स, वो साइकोसोशल फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे उसकी फिजिकल हेल्थ इम्पेयर हो रही हो, तो या उसकी रिकवरी को कम कर रहा हो, स्टॉप कर रहा हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसके साइकोसोशल फैक्टर्स डिस्टर्ब होंगे तो उसकी रिकवरी लेट हो सकती है, रिकवरी रुक भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से नेक पेन होता है, बैक पेन होता है,
इसके अलावा अगर हम देखें कोई पेशेंट है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, लेकिन अगर उसके लिए जो फैमिली वाले इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं तो उस पेशेंट का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट स्ट्रेस लेगा, जब स्ट्रेस लेगा उसकी फिज़िकली मूवमेंट डिस्टर्ब होंगी और उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे इस तरह की केस सिनेरियोज़ हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रही होती हैं और इसका रीज़न जो है अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को। यानी कि हमें पता नहीं होता कि जो मसला हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, उसको अब ठीक भी कर रहे होते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो बार बार डेवलप हो जाती हैं। अननोन रीज़न है या अनएक्सप्लेन्ड रीज़न है, तो वो मे बी साइकोसोशली कोई फैक्टर हो सकता है, तो उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। हाउ डज दिस साइकोसोमैटिक थिंग वर्क? अगर हम फिज़िकल कंप्लेन की बात करें तो फिज़िकल कंप्लेन को अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो हमें कुछ बिहेवियर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसमें कॉग्निटिव हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं, फिज़िकल हो सकते हैं या इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉग्निटिव में स्ट्रेस एंजाइटी के सिम्टम है, अटेंशन के हैं, या बिहेवियर में देखें रेस्ट या ओवर एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। फिजिकल में हम देखें तो पोस्चर है जो पेन को बढ़ा रहा होता है। कुछ इस तरह के पोस्चर्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं जिसमें आप रहते हैं और उससे फिजिकल सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं, या इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सपोर्ट नहीं है, कोपिंग रिसोर्सेज नहीं है, डिपेंडेंस का इशू आ सकता है, हेल्पलेस है, डीमोटिवेटेड है, तो इन सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स में बात करें तो बिलीफ एंड एटीट्यूड अबाउट पेन, हर मरीज़ का अलग अलग बिलीफ होता है या अलग अलग एटीट्यूड होता है पेन को लेके। फेयर अवॉइडेंस बिहेवियर, कुछ लोग बहुत डरते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और तो वो उन बिहेवियर को करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें डर होता है। कैटास्ट्रोफाइजिंग, उन्हें लगता है कि जो डिजीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी है, ठीक नहीं होंगे, ये मसले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उनके डिसबिलीफ और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं कि ये हो सकता है, जो असली में होती भी नहीं है। एंजाइटी हो सकती है, किसी चीज़ से डर हो सकता है, फोबियाज़ हो सकते हैं, डिस्टॉर्टेड बिलीफ हो सकते हैं, इस तरह के बिलीफ जिनकी कोई वैल्यू ना हो, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिसेबिलिटी का परसेप्शन अलग हो सकता है, हेल्पलेसनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, या डिप्रेशन हो सकता है, या फेयर ऑफ पेन हो सकता है। व्हाट शुड फिजियोथेरेपिस्ट डू? अब फिजियोथेरेपिस्ट को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकली या सोशली कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और देन लोगों को सिखाना चाहिए, पेशेंट को भी और पेशेंट के अटेंडेंट को भी, कि आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, आप इसको कैसे चीज़ों को अलग तरीके से देख सकते हैं। पेशेंट को क्या बताना है वो उसे पता होना चाहिए, और उसके अटेंडेंट या फैमिली मेम्बर्स को कैसे डील करना है वो उसे पता होना चाहिए। फिर छोटे छोटे स्मॉल गोल्स बनाएं, फिर उसको अचीव करें, और इस तरह के वो गोल्स हों जो रियलिस्टिक हों, लोग उस पर अमल कर सकें, उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो गोल्स हों जो पूरे भी किए जा सकें और उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट आ सके। इसमें हम कौन कौन सी इंटरवेंशंस यूज़ कर सकते हैं? एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी बात एक्टिव होके एम्पैथी, उसकी जगह अपने आप को रख के देख सकते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कर सकते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपीज कर सकते हैं, या इनसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस थेरेपी हैं। तो इस तरह की कोई भी इंटरवेंशंस करके इस्तेमाल करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ द पेशेंट टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा उसको ये रिएक्शन आ सकते हैं जिनमें डिनाइल हो सकता है, एंगर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकती है। डिनाइल मीन्स नो, इनकार। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो वो बहुत ज़्यादा डिनाइल स्टेट में भी हो सकता है। डिनाइल स्टेट में ऐसे हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर दे, हॉस्पिटल एडमिशन लेने से मना कर दे, मेडिसिन खाने से मना कर दे, या डिज़ीज़ को मानने से मना कर दे कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। और डिनाइल स्टेट बहुत ज़्यादा पेशेंट में होती है, इसमें कुछ घंटों तक भी रह सकती है, ये कुछ दिनों तक भी रह सकती है। तो इसमें आप फैमिली वालों को, उसकी जो भी फैमिली है, आप उसको काउंसल करते हैं। एंगर, कभी कभी जो डिनाइल स्टेट है उसकी वजह से पेशेंट में एंगर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मरीज़ मान नहीं रहा होता, उसको इतनी बड़ी बीमारी है, उसको एक्सेप्टेंस करने में टाइम लग जाता है, तो उस टाइम में, उस स्टेज में उसको उसके अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। डिग्री ऑफ एंगर डिपेंड करता है हर इंसान की, मरीज़ की पर्सनालिटी के ऊपर या उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर।
यानी कि कुछ लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं या स्ट्रांग भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में क्या होगा, पेशेंट समझ ही नहीं पाएगा कि उसको बीमारी है, या वो भी बीमार हो सकता है, या बहुत बड़ी बीमारी हो तो भी मरीज़ पे एंगर जनरेट हो सकता है। तो एंगर कभी कभी खुद से भी आ सकता है, खुद के डिजीज़ की वजह से भी आ सकता है, या हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से भी आ सकता है। अगर उसको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, या उसने इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो जितनी जल्दी ठीक हो सकता है तो वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसमें एंगर आ सकता है। तो उसकी बेसिस पे मेडिसिन लेने से मना कर सकता है, खाना खाने से मना कर सकता है, या उसकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है, या वो अक्सर टेम्पर लूज कर सकता है। उसमें उसका भी अपना कसूर भी हो सकता है, या किसी और का कसूर भी हो सकता है, यानी किसी और बात पे उसको गुस्सा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। देन है डिप्रेशन। डिप्रेशन की स्टेट अगर हम बात करें, जब भी आप ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं और डिज़ीज़ अगर आपको बहुत इस तरह की है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आपको हो सकती है, और आपकी नज़र में बहुत बड़ी डिज़ीज़ है, तो वो डिप्रेशन कॉज कर सकती है। या आपको एक बीमारी है, वो कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से है और आप उसका काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें रिकवरी डिले हो रही है, या सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, या सिम्टम्स ख़त्म भी नहीं हो रहे और सही भी नहीं हो रहे और काफ़ी टाइम से। तो इन सारी कंडीशंस में पेशेंट को डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक रिएक्शन है जो अक्सर मरीज़ों का होता है। इसकी बेसिस पे उसके बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो सकती है, और डिप्रेशन की वजह से उसके डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी लेट हो सकता है। देन है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में क्या होता है कि डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकती है, हॉस्पिटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर मरीज़ जो होते हैं, जब उनको कंटिन्यूस पैम्पर किया जाता है हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि प्रॉपर उनको खाना मिल रहा है, उनके रूटीन के टास्क हो रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, और उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, तो वो डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे नर्स ही मेडिसिन देगी, मुझे यही ट्रीटमेंट देंगे, मैं यहीं पे मैं सही होऊंगा, मैं ऐसे ठीक नहीं हो सकता। तो उसमें डिपेंडेंस हो जाती है उसके अंदर, जो वो दूसरे लोगों पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें उसके अटेंडेंट भी हो सकता है, उसकी फैमिली केयर गिवर भी हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ भी हो सकता है। तो अक्सर मरीज़ों में डिपेंडेंस भी डेवलप हो जाती है। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.